सबसे पहला बायोमोलिक्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। मुझे ऐसा लगता है प्रोटीन को यदि इंग्लिश वर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ना बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो प्रो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा प्रो, और प्रो का मतलब आपको पता होगा इनिशियल होता है। क्या होता है? इनिशियल, या फिर आप बोल सकते हैं प्रारंभिक बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है बेटा? प्रारंभिक बायोमोलिक्यूल है, प्रारंभिक बायो मॉलिक्यूल है। अब यार ये प्रारंभिक क्या है? इसको ना फर्स्ट होल्डिंग बायोमोलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और लिख लो बेटा, जीवन के लिए पहला होल्डिंग कौन देता है? यही बंदा देता है, फर्स्ट होल्डिंग कंपाउंड, या फिर आप बोल देना बायो मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। अब ये दो बातें हो गई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई कि अच्छा, पानी के बाद, वाटर मॉलिक्यूल के बाद, H2O के बाद सबसे आवश्यक एवं ऑर्गेनिक में ना, यदि हम कार्बनिक की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर में सबसे पहले, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में सबसे पहले या सबसे ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर के वाटर के बाद सबसे आवश्यक, यदि हम बोले, एक मिनट, वाटर के बाद यहां पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है भाई। यहां पे बोल देते हैं बेटा वाटर के बाद, पानी के बाद ना, ओके। पानी के बाद सबसे आवश्यक और ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट या फिर आवश्यक यदि आप बोलें तो याद रखना हमारा बेटा प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल ही आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा? आवश्यक होगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आवश्यक होता है, ये लो मेंशन हो गया। दूसरी बात ये, हमारे बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल के बाद सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कौन होता है? प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि जीवों में प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, जीवों के सेल में प्रोटीन की मात्रा या पार्टिसिपेशन कितनी होती है बेटा? 10 से 15% तक का होता है। याद रखना ये वैल्यू पूछा भी जा सकता है, 10 से 15% तक की वैल्यू होती है आपके प्रोटीन की, ठीक है। जब भी हम प्रोटीन के बारे में सिंपली स्टडी करते हैं बेटा, ये किन चीजों से मिलकर बनता है, यदि हम सिंपली इसको देखें कि भैया प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनता है, तो ठीक है अमीनो एसिड से बनता है, आई नो दैट ना, मगर अमीनो एसिड में क्या है बेटा? तो आपके जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं से बनता है। प्रोटीन का निर्माण जो है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एलिमेंट से इनका से प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किससे बना हुआ कंपोनेंट है, तो यहां पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। यार प्रोटीन के ना बेटा बहुत सारे कार्य हैं, मतलब प्रोटीन एक अनोखा ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके अनेक काम हो सकते हैं। मतलब ये जीवों में प्रोटीन के बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से कार्य या फिर फंक्शन होते हैं। जैसे जैसे प्रोटीन आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है, देखो तो प्रोटीन आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब आपके शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम करता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है। अब एंजाइम की तरह कार्य करता है ना बोल करके भैया प्रोटीन एंजाइम ही तो होता है, मतलब एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं, 90% बने होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य करती है, मतलब कैटालाइटिक एक्टिविटी शो कर रहा है बेटा। प्रोटीन से ही आपके मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन से होती है ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट
कैरियर या फिर चैनल प्रोटीन। और ये कैरियर चैनल क्या है? सब प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन से होती है। तो आप देख लो कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू हो रहा है? तो प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है भैया कि प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस को ये प्रोटीन अकेले रेगुलेट करता है, इसको किसी की नीड नहीं होती है। ठीक है। प्रोटीन आपके कई सारे कंपोनेंट बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, जिसमें ग्लाइको माइनर है और प्रोटीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि भैया ये जो प्रोटीन होते हैं, इनका यदि बोले कि और क्या काम करता है? स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, और बॉडी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना आपके सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हो सकता है। ना जाने कितने सारे इसके काम होते हैं। ठीक है। तो चलो उसको यदि काम को लिखें तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल हम ये करते हैं कि प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट कौन है उसके बारे में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा प्रोटीन एक पॉलीमर है। प्रोटीन एक क्या है बेटा? पॉलीमर है जो मोनोमर से बना होता है। ठीक है। मोनोमर से बना होता है। और मोनोमर का नाम क्या है आपको पता होगा। मोनोमर कौन है? और कोई नहीं, अमीनो एसिड है बेटा। ठीक है। अमीनो एसिड को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? मोनोमर ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। मतलब ये कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर के बनती है। मतलब ये देखो, बहुत से, ठीक है, बहुत से अमीनो एसिड, सुनो ध्यान से, अमीनो एसिड को अब मैं ना ए लिख दूंगा। ठीक है। इस तरह से हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। बहुत से अमीनो एसिड से आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में जुड़कर एक चैन का निर्माण करता है। एक चैन का निर्माण करता है जिसे हम कई सारे नाम से जानते हैं बेटा। जिसे या तो आप प्रोटीन कह सकते हो, या फिर पॉलीपेप्टाइड चैन कह सकते हो। पॉलीपेप्टाइड चैन कह सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे बिल्डिंग ब्लॉक बेटा, जैसे कि आपके घरों को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसको मैं कहूं तो मैं कह दूंगा बेटा बिल्डिंग ब्लॉक कह दूंगा। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन या फिर प्रोटीन की इकाई भी कह दो तो भी चलेगा। तो प्रोटीन की इकाई कौन है? तो यहां पे मैंने लिखा अमीनो एसिड जो होता है वो आपका क्या है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है। यदि मैं टोटली बात करूं आपके अमीनो एसिड का, तो लगभग 300 से भी ज्यादा, ठीक है, वैरायटी के अमीनो एसिड अभी तक ढूंढा जा चुका है। मतलब 300 अमीनो एसिड्स को पहचाना जा चुका है। से ज्यादा वैरायटी के अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन बात समझना, मुझे बताओ मैं किस अमीनो एसिड के बारे में स्टडी करूं? मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे बॉडी को जिस अमीनो एसिड ने बनाया होगा, मैं उसी अमीनो एसिड की स्टडी करूंगा। जो यार मेरी बॉडी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, उसके बारे में क्या स्टडी करूं? तो याद रखना, वो अमीनो एसिड जो आपके बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या प्रोटीन बनाता है, उसको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। और जो आपके बॉडी में पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोटीन बनाने में, उसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहां 300 में से मात्र, ठीक है, ये देख लो स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, ये काम की चीज है, याद रखेंगे, जिसमें लगभग 20 से 22, मैं 20 से 22 क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि दो स्टॉप कोडॉन भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो एक्चुअल तो 20 होते हैं, मगर दो स्टॉप कोडॉन को ले लोगे तो 22 हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 से 22 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण में, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं ये लोग। और वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे से अपन उसको स्टार्ट करेंगे। बट अभी फिलहाल जान लो कि इस दुनिया में 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड देखे जा चुके हैं या उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है, मगर हमारे काम का अमीनो एसिड कितने हैं बेटा, टोटल 20 से 22 है। मैंने अपने सेट के ऑनलाइन कोर्सेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था, यहां भी आपको मैं बताऊंगा कि कितने अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो बाकी अमीनो एसिड है उसको हम क्या कह देंगे, तो बाकी अमीनो एसिड, अदर अमीनो एसिड्स को, ठीक है भाई, अदर अमीनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाता वे क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका डेटा सेट हो गया स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो हमको स्टडी क्या करना है भैया, ओनली वी शुड टू स्टडी अबाउट, ओनली स्टडी अबाउट क्या, 20 अमीनो एसिड, हमको ओनली 20 अमीनो एसिड की स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा संरचना। ठीक है, अमीनो एसिड का संरचना, अमीनो एसिड की क्या संरचना, या फिर हम बात कर रहे हैं किसका, स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो अमीनो एसिड होता है उनमें एक सेंट्रल कार्बन होती है। तो ये देखो ये है हमारा सेंट्रल कार्बन, इसको अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। और इस अल्फा कार्बन की वैलेंसी आपको पता ही होगा कि कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा टोटल, यस, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और चारों वैलेंसी में अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये देख लो कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी में अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि वैलेंसीज अलग अलग शो हो जाए। ये लो कार्बन के 4 वैलेंसीज। ओके, अब इन अमीनो एसिड, मतलब ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है बेटा COOH होता है, और दूसरा होता है अमीनो ग्रुप H2N। क्या होता है H2N, यहां पे हमको मेंशन कर देना है प्लस। और एक होता है बेटा R ग्रुप, और एक होता है हाइड्रोजन एटम। सबके बारे में यहां पे लिख रहा हूं कि भैया ये कौन है, तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु है ये तुम्हारा कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक क्या है बेटा, ग्रुप है। और ये तुम्हारा क्या है, अमीनो ग्रुप है। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा, अमीनो ग्रुप कहलाएगा। याद रखना ये कहलाता है बेटा आर ग्रुप। आर ग्रुप को यहां पे परिवर्तित ग्रुप कह सकते हैं, इसको आप बोलना बेटा वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल ग्रुप कहेंगे। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसको देखो पहले। मैं जो बॉक्स में पैक कर रहा हूं वो सब में कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक अमीनो एसिड में ये इतनी चीजें कॉमन होती है, हमेशा वहां आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब देखो एक अमीनो एसिड का जो ढांचा होता है वो ऐसा ही बना होता है, सिर्फ अंतर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो इसको मैं कॉपी करूं, नहीं चलो ठीक है नया डायग्राम बनाता हूं मैं। मान लो कि भाई इनमें से अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एच ग्रुप, ये सब एकदम फिक्स है। ठीक है, ये सभी जो है वो फिक्स होता है मान लो, और यहां
जो आर ग्रुप है बेटा, ठीक है, आर ग्रुप में चेंजेस आने से 20 अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण होता है। अमीनो एसिड का निर्माण होता है, ये देख लो। मतलब यदि एग्जाम में पूछे कि बताओ बेटा 20 अमीनो एसिड किसके कारण बनते हैं, तो याद रखना आर ग्रुप में चेंजेस होने के कारण 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो आपके सामने है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, हालांकि पूरे अमीनो एसिड के डायग्राम आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, बट जितना मैं बताऊंगा उतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो बेटा जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा H2N, ये कार्बन, ये तुम्हारा COOH, ये कांस्टेंट होता है बोल रहे थे ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, नीचे वाला R ग्रुप में चेंजेस होती है। क्यों ना ये सेम स्ट्रक्चर को मैं 3 बना लूं, कॉपी कर लूं। ये देखो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, टोटल कितने हो गए बेटा, 3 अमीनो एसिड हो गए। देखो अभी तीनों के तीनों अमीनो एसिड सेम है, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, देखना कौन सा ग्रुप है जिसमें नहीं है, ये आर ग्रुप। आर ग्रुप में आ गया बेटा हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन की जगह आ गया बेटा CH3 आ गया, या फिर CH2OH आ गया। देख लो ये 3 अमीनो एसिड के डायग्राम हैं। जो पहला अमीनो एसिड है ना उसका ट्रिक है बेटा G, A और S, ठीक है, ये सेकंड नंबर का अमीनो एसिड है, ये थर्ड नंबर का अमीनो एसिड है। जी से आता है बेटा ग्लाइसीन, ठीक है, जी से क्या आ जाएगा, ग्लाइसीन। ए से आता है बेटा एलानिन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एलानिन कहेंगे। और एस से आता है बेटा सेरिन आता है, ये लो सेरिन आता है। ये 3 अमीनो एसिड के डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं, इससे ये तो समझ में आ गया हर एक अमीनो एसिड का जो ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, वो सेम होता है। अंतर बस इतना है कि जो आर ग्रुप होते हैं उन्हीं में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें देखो और मुझे बताओ, क्या पिंक कलर का स्केलेटन सब में सेम है बेटा, इसी को हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड का स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड का स्केलेटन कहते हैं। तो चलो इसके डायग्राम में वापस आते हैं यहां पे। अब याद रखना जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में जब H ग्रुप हट जाएगा, बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में जब H हट जाता है बेटा, तो यहां पे मिलता है निगेटिव चार्ज। यहां पे जब NH3 से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो यहां पे मिलता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अमीनो एसिड में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, एक अमीनो एसिड में निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। तो क्यों ना यहां पे मेंशन कर दूं, एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखते जाओ, ठीक है, एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला बेटा नंबर 1 क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह बोलो, ग्रुप बोलूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा बेटा अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप मिलेगा। तीसरा आपको हाइड्रोजन अणु मिलेंगे, और चौथे नंबर पे मिलेगा बेटा आर ग्रुप मिलेगा। ये 4 चीजों से मिलके बनती है अमीनो एसिड। और हाँ, अमीनो एसिड में बात समझना, अमीनो एसिड में या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। अब यार हो सकते हैं का मतलब ये तो है ना कि भैया इसमें चार्ज होता है तो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो याद रखना प्रोटीन या अमीनो एसिड दोनों के दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है।
चाहे वो प्रोटीन हो या अमाइनो एसिड, दोनों क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। ये लो, जिसमें चार्ज होगा वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो यार कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं, तो ये देखो, तो एक आपका आ गया प्रोटीन, एक आ गया बेटा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये याद रखना जो मैं बता रहा हूं, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन में चार्ज होता है तो ये होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो एक तरह से आप इसको अभी लेके चलना, नॉन पोलर होता है। हाँ, मॉडिफिकेशन हो सकती है, मगर इनिशियली बोलेंगे तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में कोई भी चार्ज नहीं होता। इसीलिए एक प्रोसेस जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोपोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस में सिर्फ दो ही, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जा सकता है जिनमें चार्ज होती है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोपोरेसिस में सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को Na लिख दे रहा हूं बेटा, को ही सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसी बस को सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट आप नहीं कर सकते। कब तक, जब तक उनमें चार्ज ना हो। ठीक, तो ये हो गया बेटा एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अमीनो एसिड। ठीक है, देखो इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आप मेंशन कर सकते हैं कि बेटा अमीनो एसिड में आर ग्रुप के चेंजेस होने से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड बनती है। तो आर ग्रुप में जो चेंजेस है ना बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेथाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आर ग्रुप में मेथाइलेशन प्रोसेस का नाम है। ठीक है, मेथाइल ग्रुप का आना, मेथाइलेशन से नए अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, याद रखना, जितने भी अमीनो एसिड, ये पूरे स्टार पॉइंट है ना जो मैं अभी लिख रहा हूं, 3 पॉइंट लिखूंगा, वो सबके सब स्टार पॉइंट है बेटा। सभी के सभी अमीनो एसिड में, सभी अमीनो एसिड में जो कार्बन है, वापस आओ डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो बेटा, मुझे बताओ क्या ग्लाइसिन के जो कार्बन यहां पे आपको दिख रहा है, उसके चारों वैलेंसी पे अलग अलग मॉलिक्यूल है क्या? नहीं, यहां मुझे ना दो सेम हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, मगर एलानिन में देखो चारों के चारों मॉलिक्यूल अलग है। देखो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब में चारों कार्बन की जो वैलेंसीज, मतलब कार्बन की चारों जो वैलेंसीज होती है उनमें अलग अलग एटम होते हैं बेटा। और इस तरह के कार्बन को हम कायरल कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं। तो सभी अमीनो एसिड के पास, ठीक है, एक मिनट, सभी अमीनो एसिड के पास, इसको इरेज कर देता हूं मे को, ठीक है, के पास क्या होता है बेटा, कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन यहां पे होता है। अच्छा, कायरल कार्बन क्या है, मतलब कार्बन के चारों वैलेंसी पे अलग, ठीक है, अलग अलग एटम यदि जुड़े हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। ग्लाइसीन में नहीं होता, सभी अमीनो एसिड के पास कायरल कार्बन है, सिर्फ सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसीन को, ग्लाइसीन को छोड़कर। समझ में आया? तो याद रखना
कि पूरे अमीनो एसिड में ग्लाइसिन ना एक तरह से एक्सेप्शन भी हो जाएगा। कैसा एक्सेप्शन हो जाएगा, यहां पे देखो कि भाई ये बंदे के पास यदि कायरल कार्बन नहीं है बेटा, तो ये ना मिरर इमेज नहीं बना पाता, जिसको इनैंशियोमर कहते हैं। ठीक है, सभी अमीनो एसिड के देखते जाओ, सभी अमीनो एसिड के क्या बनते हैं बेटा, मिरर इमेज बनता है, मिरर इमेज बनते हैं। मतलब सभी अपना इनैंशियोमर बना रहे हैं बेटा, अपना इनैंशियोमर। इनैंशियोमर मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को कहते हैं, अपना मिरर इमेज या इनैंशियोमर बनाते हैं। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर एक अमीनो एसिड के अलावा पूरे के पूरे जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वो इनैंशियोमर बनाते हैं। अब ये इनैंशियोमर क्या है तो बीच में रख दो एक मिरर और यहां पे एक अमीनो एसिड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, ये तुम्हारा कार्बन हो गया बेटा। अब इसमें हमको करना क्या है, अमीनो ग्रुप को देखना है। तो क्यों ना अमीनो ग्रुप को यहां लेफ्ट में रख देता हूं H2 का N, ये ऊपर में COOH रख देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन एटम रखता हूं और यहां पे आपका R ग्रुप है। अब इसको जब मिरर में देखेंगे बेटा, ठीक है, इसको जब मिरर में देखेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने लेफ्ट हैंड को उठाया हूं, ठीक है, वो डायग्राम में क्या दिख रहा है, मतलब मेरे जो फोटो है, मेरा जो वीडियो है उसमें राइट हैंड दिख रहा है, क्योंकि मैं ऐसा टर्न हो जाऊंगा और मेरा राइट हैंड दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आपका क्या हो रहा है, ये अमीनो एसिड अभी कहां है देख लो, तो अमीनो ग्रुप कहां है, अमीनो ग्रुप जो है वो है बेटा लेफ्ट में। मगर जब इसको मिरर में देखा जाता है तो इसका डायग्राम आपका यहां बनता है NH2, यहां पे आपका हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन, इनको हटाना नहीं है, ये अपने जगह में है, इनको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये लो, तो क्या यहां पे जो अमीनो ग्रुप है, ये देखो अमीनो ग्रुप यहां आ गया और इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो यहां आ गया, लेफ्ट और राइट, राइट का खेल है, तो बेटा यहां पे कहां है, राइट साइड पे है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप होता है उसको ना एल फॉर्म कहते हैं, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। और जो राइट में अमीनो ग्रुप है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, राइट। ठीक है, राइट पूरा लिखना नहीं है, आर फॉर्म लिखना है बेटा। क्या लिखेंगे, आर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो अमीनो एसिड के दो फॉर्म हो गए यार, एल फॉर्म और आर फॉर्म। ठीक है, आर अभी के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आर को हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे याद रखना बेटा डी बोलते हैं। एक एल फॉर्म लीवो और एक को बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं, मगर एक लाइट के थ्रू बताऊंगा उसको लीवो एंड डेक्स्ट्रो क्या होता है। तो यहां पे देख लो सभी अमीनो एसिड के दो इनैंशियोमर, ये मिरर इमेज है ना। इसका एक डेफिनेशन है, हिंदी में तो डेफिनेशन नहीं बोल पाऊंगा, नाम है बेटा इनैंशियोमर। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कह सकते हो आप इसको, दर्पण प्रतिबिंब। तो इनैंशियोमर कैसे बनता है, तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड क्या, इनैंशियोमर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इनैंशियोमर के नाम से जानते हैं। ग्लाइसिन बस नहीं बनाएगा, बाकी सब इनैंशियोमर बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो अमीनो एसिड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सिर्फ ग्लाइसिन, फिर से वही बात आ गई, ग्लाइसिन को छोड़ करके
जितने भी अमीनो एसिड आप जानते होंगे सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब ये कि अमीनो एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वे प्लेन पोलर लाइट को बेटा प्लेन पोलर लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। और जो भी प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। सबसे पहले ये देखो, मान लो ये एक लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स में मान लेते हैं बेटा मल्टी डायरेक्शन लाइट है यहाँ पे, ठीक है। इनके डायरेक्शन क्या है, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखो कितने सारे डायरेक्शन के लाइट हैं। इन मल्टी डायरेक्शन लाइट को हम क्या कहते हैं पता है आपको, इनको हम कहते हैं बेटा अनपोलराइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनपोलराइज्ड कहते हैं। तो ये देखो अनपोलराइज्ड, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और इस लाइट को हम क्या करेंगे, एक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है बेटा पोलराइजर। हमने यहाँ पे एक पोलराइजर यूज किया है, ठीक है। इस मशीन का नाम हम नीचे लिख देते हैं, ये कौन है, पोलराइजर है। मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने वाला। जैसे ही इससे हम गुजारते हैं तो हमारा जो लाइट होता है ना बेटा वो सिंगल वे में बन जाता है। मतलब अब ये लाइट यहां से निकल करके एक ही डायरेक्शन वाला हो जाएगा, ऐसा दिखेगा बेटा, ये सिंगल डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड। मतलब पोलराइजर का काम है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देना, ठीक है। अब ये पोलराइज लाइट को मैं ट्रीट कर रहा हूं किसमें, एक सॉल्यूशन में जिसमें अमीनो एसिड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड भरा हुआ है। चलो इसको टेस्ट ट्यूब जैसा बनाते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा बना लेते हैं, ठीक है भाई। और इसमें बेटा सॉल्यूशन भरा हुआ है अमीनो एसिड का, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन भरा है, मैं ऐसा लिख देता हूं अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है। और जब इस सॉल्यूशन से पास करते हैं आप लाइट को, तो बेटा लाइट को या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के अपोजिट दिशा में ये क्या कर देता है, घुमा देता है। अब लाइट देखो कैसे घूम रहा है, ये देखो। पहले लाइट कैसा था, तो रेड कलर का ही बनाते हैं पैरामीटर को। पहले लाइट ऐसा था, इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब जो नया लाइट बना है वो इस डायरेक्शन में चले गया, मान लो यहां से यहां चले गया। हो सकता है ऐसा टर्न किया होगा इधर, या फिर हो सकता है कि इसकी टर्निंग जो है वो इधर हो गई होगी, तो ये इधर हो गई होगी, तो ये या तो इधर टर्न करेगा या तो उधर टर्न करेगा। अब बताओ बेटा, आपका जो घड़ी का कांटा होता है वो कैसे रोटेट करता है, ठीक है। घड़ी का जो कांटा होता है, ये देख लो, अनपोलराइज लाइट लिखा हूं और कुछ नहीं लिखा हूं। चलो मैं अपने आपको वापस ले आता हूं, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको नोट्स। अब देखो, यदि पिंक कलर की लाइट को देखूं तो घड़ी की दिशा में जा रही है, इसको हम कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉक वाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं। और जब ये घड़ी के अपोजिट दिशा में घूमता है बेटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो या तो ये दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो मैंने यहां पे लिखा रोटेट, दो डायरेक्शन में रोटेट हुआ। या तो ये हो गया बेटा क्लॉकवाइज, या फिर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं। ये तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं बेटा वामावर्त, ठीक है। तो यदि दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज रोटेशन किया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डेक्स्ट्रो। और इसको क्या कहेंगे बेटा, लीवो। तो लीवो रोटेटरी, और ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दो फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, समझ में आया। या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीवो होगा।
तो डेक्स्ट्रो के लिए मेंशन कर देंगे डी और लीवो के लिए मेंशन कर देंगे एल। तो एल एंड डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक मेंशन कर देता हूं, अमीनो एसिड के दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बेटा डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है, तो याद रखना जीवों में एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। डी फॉर्म एक्सेप्शन है। डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलता है बेटा, ओनली प्रेजेंट इन पेप्टाइडो, पेप्टाइडोग्लाइकन। यदि आपको याद होगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से, और पेप्टाइडोग्लाइकन में जो प्रोटीन होता है उसमें कुछ जो है वो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होती है। पूरी दुनिया में जो अमीनो एसिड होता है वो एल फॉर्म होती है। और कार्बोहाइड्रेट, अच्छा दोनों लिख देता हूं, चलो जीओ में कौन से फॉर्म का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो भी जीव है यहां पे उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। जो कार्बो प्रेजेंट होता है वो बना होता है शुगर मॉलिक्यूल से। हमारे बॉडी में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है और जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल होता है उसका एक फॉर्म होता है। तो याद रखना अमीनो एसिड का कौन सा फॉर्म, एल फॉर्म। अमीनो एसिड का एल फॉर्म और कार्बोहाइड्रेट का डी फॉर्म। जब आपकी एनर्जी लूज हो जाती है गर्मी के दिनों में तो आप क्या पीते हैं बेटा, ग्लूकॉन डी पीते हैं। देखो ग्लूकॉन डी मतलब ग्लूकोज का डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म आप पीते हैं। तो याद रखना ग्लूकॉन डी याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट में डी फॉर्म और अमीनो एसिड में एल फॉर्म के अमीनो एसिड आपके प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है। हाँ, अपवाद भी है। ठीक है, अमीनो एसिड में डी फॉर्म अमीनो एसिड अपवाद है, जो सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और वो भी किस में बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन में। देखो पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, यहां पे यदि नाम समझो, पेप्टाइडो मतलब हो गया बेटा प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पेप्टाइडो एक्चुअल में होता है बेटा टेट्रा पेप्टाइड होता है। टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है कुछ ऐसा, 1 2 3 4, और ये आपस में एक दूसरे से अमीनो एसिड जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आप जोड़ दो, और ये जो बंदा है वो बॉन्ड करके रखा हुआ है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, तो ये जो टेट्रा पेप्टाइड है ना, इसमें काम की चीज क्या है बेटा, इसमें एक एल फॉर्म है, एक डी फॉर्म है, एक एल फॉर्म, एक डी फॉर्म है। ये देखो 2 डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड आपको देखने को मिल जाएगा, और यही इसका एक्सेप्शन है। बाकी तो आपका ग्लाइकन है, ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कॉमन है बेटा, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में सिर्फ इस दुनिया में एक ही एक्सेप्शन है जिसका अमीनो एसिड में डी फॉर्म भी मिल सकता है। बाकी मेरे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन होंगे वो सिर्फ एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड से ही बने हैं। इस बात को आपको याद रखना है। एग्जाम पूछेगा कि बताओ मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड कौन है, तो आप बोल देना एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म भी दिखाता हूं बेटा, ज्विटर आयन के फॉर्म में भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूं, 3 डायग्राम बनाता हूं अमीनो एसिड का। ठीक है, चलो ये देखो,
सबसे पहले हम कर देते हैं बेटा H3 का N, H3 का N, ये तुम्हारा कार्बन, ये तुम्हारा COOH, ऊपर में आपका हाइड्रोजन एटम और नीचे में आपका R ग्रुप। ठीक है, इसी को कॉपी करना है हमको, मगर एक बंदे को अभी छोड़ देते हैं। ये लो, हमने ऐसा बनाया और एक और बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं बेटा, 3 हो गए टोटल। ठीक है, यहां पे मैं क्या करूं, देखो H2 का N और यहां पे मैं प्लस चार्ज मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, प्लस चार्ज यहां क्यों, NH3 है तो यहां पे हम प्लस चार्ज मेंशन करेंगे ऐसे। यहां पे हाइड्रोजन का बेटा प्रोटोनेशन हो रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और खिसकाते हैं, हमारे पास स्पेस है, ये कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये इसको हटा रहा हूं, अब यहां पे एरो डाल देते हैं ऐसा, ये 1 और ये 2। ठीक है, अमीनो एसिड के 3 फॉर्म कैसे बनते हैं वो दिखा रहा हूं मैं बेटा। सबसे पहले NH3 था, यहां पे प्लस मेंशन था, प्रोटॉन को हटाना मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना कहलाता है प्रोटोनेशन कहलाता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोटोनेशन, मतलब आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया है। तो देखो एक हाइड्रोजन हट गया बेटा, तो यहां पे आ गया H2N आ गया। अब मुझे बताओ इनके पास में नेट चार्ज कितना है, +1 है और माइनस जो है वो 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया ओवरऑल चार्ज। सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, सेकेंड वाले डायग्राम में ना तो प्लस है ना तो माइनस है बेटा, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 0। अब थर्ड वाले में देखो, यहां तो ठीक है H2N है बेटा, हाइड्रोजन एटम को यहां से रिलीज कर दो ऐसे, तो यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब मुझे लगता है कि +0 है और -1 है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -1 हो जाएगा। अब बताओ, या तो हमारा जो अमीनो एसिड होता है उनमें प्लस चार्ज हो सकता है, या तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, या तो हो सकता है कि इसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, माइनस चार्ज प्रेजेंट हो। 3 तरह के कंडीशन यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जब अमीनो एसिड में जब कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, देखते जाओ, क्या ये अमीनो एसिड में कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के न्यूट्रल चार्ज वाले फॉर्म को, ठीक है, ये एक तरह से एक्ट करेगा कैसे, ज्विटर आयन की तरह काम करेगा, ज्विटर आयन कहते हैं। और याद रखना ये ज्विटर आयन कैसा बनता है बेटा, वो पीएच, समझना क्या बोल रहा हूं, वो स्पेसिफिक पीएच जिसमें मॉलिक्यूल का नेट चार्ज, जैसे अमीनो एसिड ले लो, मॉलिक्यूल्स का जो नेट चार्ज होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक पीएच जिसमें मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 हो जाता है, उस पीएच को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं बेटा। बात समझ में आ गई, वो पीएच जिसमें अमीनो एसिड, मान लो कि भाई अमीनो एसिड जो है पीएच, यहां पे लिखता हूं पीएच 6 में 0 हो गया। बात समझो क्या बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं और आसान से, पहले मैं अपने आप को ऊपर ले आता हूं, यहां रख लेता हूं भी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अमीनो एसिड को आपने बफर सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, या फिर किसी पीएच मीडियम में डाला, जिस पीएच में जाकर के उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है, तो अमीनो एसिड को मैं कहूंगा ज्विटर आयन, और उस स्पेसिफिक पीएच को कहूंगा बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहूंगा। ठीक है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ये ज्विटर आयन, ये सभी चीजें जो भी हम बोल रहे हैं ना, इनका हम यूज करते हैं बेटा प्रोटीन के सेपरेशन के लिए,
या फिर इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड के आई होप कि जो 3 फॉर्म मैंने दिखाए हैं बेटा वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहां पे रख लेता हूं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये हो गया बेटा ज्वेटर है। चलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अभी हम सबसे टिपिकल चीज को पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड का वर्गीकरण, अमीनो एसिड का क्या बोल रहे हैं भैया, वर्गीकरण करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो चलो अमीनो एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे मैं बोलूं याद करने के लिए वैसा ही याद करना। ठीक है भाई, सबसे पहला इधर अमीनो एसिड बनाते हैं बेटा, ऐसे अमीनो एसिड जो पोलर होते हैं। पोलर मतलब समझ गए, जिनमें चार्ज होता है, पोलर अमीनो एसिड। और जिनमें चार्ज नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। जो तुम्हारे पोलर अमीनो एसिड होते हैं बेटा उसके भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, पोलर अमीनो एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। पहले को कह देंगे आपका चार्ज, ठीक है, चार्ज्ड अमीनो एसिड, और दूसरा जिसमें चार्ज नहीं होता उसको हम कहते हैं अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। कितने टाइप्स हो गए देख लो। सबसे पहला टाइप हो गया नॉन पोलर, सेकेंड टाइप हो गया अनचार्ज, और चार्ज की बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ बेटा चार्ज कितने ही होते हैं यार, 2 ही तो चार्ज होते हैं ना। तो ये लो 2 चार्ज यहां से निकल जाएंगे। पहले वाले को बोल दो बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला अमीनो एसिड, और दूसरे वाले को हम कह देते हैं निगेटिव चार्ज। तो ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, अमीनो एसिड। कितने टाइप हो गए उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। 1 2, नेगेटिव चार्ज का 3 और पॉजिटिव चार्ज का हो गया 4। ये 4 क्लासिफिकेशन हमको करने हैं। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट नंबर को करते हैं बेटा, वो मेन है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अमीनो एसिड है। नंबरिंग करते जाना आप लोग, ठीक है। यहां से करता हूं 1, अच्छा रुको थोड़ा और पास कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पे टोटल है 6। ठीक है, तो यहाँ ले लो 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड कितने हैं, 3 है बेटा, ये 1 ये 2 ये 3। पॉजिटिव चार्ज मात्र 2 हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, उल्टा हो गया, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड 3 है और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड कितने हैं, 2 हैं। बस इतने आपको याद करने, टोटल 20 हो गया। देख लो 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 और 2 3, 20 हो गया। मजा आ रहा है, पसीने छूट जाएंगे याद करने में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। मैं इंसान हूं, मैंने याद कर लिया तो तुम भी याद कर लोगे। पहले ट्रिक याद करो। ठीक है, हमारा ट्रिक है बेटा गाउली PMFW, गा, ठीक है, वली, गावली, फिर PM प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, FW, गाउली PMFW इसका ट्रिक है। ठीक है, इसका है बेटा STT, देखो क्या बोल रहा हूं, STT, ठीक है, फिर है CNQ। ठीक है, बस जो TT है ना वहां पे बताऊंगा अभी बाद में। चलो यहाँ पे निगेटिव चार्ज में है बेटा D और E। यहाँ पे है तुम्हारा एक तो नाम आ जाएगा लाइसीन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ठीक है, टोटल ये हो गए 20। अब चलो गा, जी क्या है, जी का मतलब है ग्लाइसीन, जी का मतलब क्या है, ग्लाइसीन है। ग्लाइसीन का सिंगल लेटर जी है बेटा।
ठीक है। CSIR नेट में या बड़े एग्जाम में इसका सिंगल लेटर के थ्रू आता है। ए का मतलब एलानिन है, इसका डायग्राम हमने बनाया था, एलानिन। ठीक है। वी से आता है बेटा वैलिन, वैलिन को वी से डिनोट करते हैं। एल से आता है बेटा ल्यूसीन, इसको एल से डिनोट करते हैं। आई से आता है आइसोल्यूसीन और इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से। पी से होता है प्रोलीन, एम से होता है मिथियोनिन, एफ से होता है बेटा, एफ सिंगल लेटर है, इसका यहाँ पे नाम लिखता हूं एफ। पी और एच मतलब फा होता है ना, तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, इसका सिंगल लेटर यहाँ पे लिखा है एफ। और डब्ल्यू से ना बेटा वा से नहीं आता है नाम, इसका नाम ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन है। अब बोलोगे ट्रिप्टोफेन का नाम टी से क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा टी से नाम थ्रियोनिन पहले से रखा गया है, देखो और टीटी भी इधर लिखा हूं मैं, तो टी जो है हम थ्रियोनिन मेंशन कर दिए, तो भैया यहाँ पे कुछ तो चेंजेस होना चाहिए ना। तो यहां देखो एस का मतलब, देखो एस सिंगल लेटर है, एस का मतलब होता है बेटा सेरिन, टी का मतलब होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। अब देखो फिर से टी आ गया, तो टी को चेंज करना पड़ेगा ना, तो बेटा इसका ना सिंगल लेटर लेके रखते हैं। क्या नाम है इसका, पहले देखो, नाम है इसका टायरोसिन, और टायरोसिन का टी नहीं वाई लेते हैं, तो इसका आ जाएगा वाई, सिंगल लेटर है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, याद करने में हो जाएगा। सी से आता है बेटा सिस्टीन, सी से क्या आता है, सिस्टीन आता है। एन और क्यू जो लिखा है उसके हिसाब से नाम नहीं है, थोड़ा इसका नाम अलग है, हम लोग याद करने का तरीका बता सकते हैं बेटा, एस्पाराजीन नाम है इसका, एस्पाराजीन या एस्पारजीन कह सकते हो आप। इसमें से ये जो एन है इसको कैपिटल लिखते हैं ताकि एन याद रहे, एस्पाराजीन। और इसका मतलब देखो क्यूटामीन ग्लूटामीन कहते हैं, ग्लूटामाइन बोलो या ग्लूटामीन बोलो, ये दो नाम हो गए। ठीक है, अब ये तो और अनोखा है, निगेटिव चार्ज वाला और भी अनोखा है बेटा, डी से आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड आता है। ठीक है, और ई से आता है, यहां थोड़ा दूर रखता हूं इसको, ई से आता है बेटा एस्पार्टेड, और इसका मतलब होता है ग्लूटामेट। ये क्या है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड कह सकते हो इसको, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये हो गया बेटा टोटल तुम्हारे दो दो नाम हो गए। एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एस्पार्टेट कहते हैं। ठीक है, सभी का नाम पहले नोट कर लेते हैं, मैं अपने आप को यहां ले आता हूं। अब देखो यहाँ पे ए का है बेटा लाइसीन, एच का हिस्टिडीन। ठीक है, एच हिस्टिडीन कोई दिक्कत नहीं है। आर से ना आर्जिनिन आता है, आर से क्या आता है, आर्जिनिन आता है। अब इसमें एक काम और करते हैं, ये तो नेचर हो गया बेटा, नॉन पोलर है, ये वाला अनचार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मगर इनमें असेंशियल एंड नॉन असेंशियल कौन है यदि पूछे, तो आप ना इधर से पकड़ लो बॉक्स में से वली। ठीक है, वली के बाद पी को छोड़ दो, MFW, ये लो, ये 6 अमीनो एसिड हमारे काम के हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते और हमको बाहर से लेना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये 6 हो गए बेटा। ठीक है, ये 6 के 6 जो है वो तुम्हारे कहलाएंगे क्या, क्या कहलाएंगे भाई, असेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। ठीक है, और यहां देखो ये एक है बेटा तुम्हारा, अरे यहां पे जो तुम्हारा अमीनो एसिड है, असेंशियल की बात करो ना मैं, आपको इन पूरे 20 अमीनो एसिड में से 9 से 10 को असेंशियल की कैटेगरी में रखना है। एक अमीनो एसिड आप सेकंड से ले लो बेटा, ये है थ्रियोनिन, ये बंदा तुम्हारा असेंशियल अमीनो एसिड होता है। कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। 6 के बाद में निगेटिव चार्ज वाला तो कोई नहीं है, ये लो पॉजिटिव चार्ज के 2 है बेटा, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, टोटल 9 अमीनो एसिड। लाइसिन भी असेंशियल में आता है, मगर वो सेमी असेंशियल की कंडीशन में आएगा। तो याद रखो
पूरे अमीनो एसिड में से 9 असेंशियल अमीनो एसिड हैं, उसको अलग से याद रखो। ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक की बात करते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन सा है? टोटल 9 है बेटा। क्या क्या है? वली, ठीक है, वी एल आई, वली। वली के बाद में एम एफ डब्ल्यू ना, पी के बाद पी छोड़ दोगे, एम एफ डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्या है? थ्रियोनिन। फिर उसके बाद में क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे के को छोड़ दो, एच और आर, ऋतिक रोशन याद रख लो, एच और आर, ये एच और ये आर, पूरे का नाम लिखते हैं, चलो याद हो जाएगा। वी से आता है बेटा वैलिन, एल से आता है ल्यूसिन, आई से आता है आइसोल्यूसिन, ये उसका बड़ा भाई है। एम से आता है मेथियोनिन, फ से आता है फिनाइल एलानिन, डब्ल्यू से आता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है। टी से आता है आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। एच से आता है बेटा हिस्टिडीन, और आर से आता है आरजी निन आता है। ये सभी आवश्यक अमीनो एसिड है, इनको याद रखना, असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें और है, सुनते जाओ। जिनके पास नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये इनके पास एक खास चीज और है, क्या है पता है? इनके पास ना एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होता है। मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो उसमें नेगेटिव चार्ज होगी, और जिनके पास में एक्स्ट्रा NH3 ग्रुप, अमीनो ग्रुप होगा, उनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। इनको हम कहते हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड। और इसको हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। एक बेसिक एक एसिडिक हो गया, तो यहां पे लिख लो, देखो, इसी को हम बेसिक कहेंगे, या फिर इसी को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज वाला, या फिर इसी को कहेंगे एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप वाला, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन है? तो 3 लोग हैं। पहला आर्जिनिन है, ठीक है, दूसरा हिस्टिडीन है, एक आर्जिनिन है, एक आपका क्या है? हिस्टिडीन है, और एक है आपका लाइसिन। ये 3 आपके बेसिक अमीनो एसिड बोलो, 3 नाम हो गए इसके। या तो इसको बेसिक बोल दो, या तो पॉजिटिव चार्ज वाला बोल दो, या तो एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप बोल दो। सेम टू सेम यहाँ पे एक और चीज है, क्या? बेसिक की जगह आ जाएगा बेटा एसिडिक, या तो उसको बोल दो एसिडिक, या फिर उसको बोल दो नेगेटिव चार्ज, या फिर इसको बोल दो एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके एग्जांपल 2 ही हैं। कौन कौन है? एक का नाम है बेटा एस्पार्टेट, और एक का नाम है ग्लूटामेट। एक का नाम एस्पार्टेट और एक का नाम क्या है? ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स होती है। इतने अलग कैटेगरी याद करना है। अच्छा, ठीक है, ये हो गई। अब अलग से पूछेगा, बताओ किनके पास एरोमेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। कितने टाइप हो गए देखते जाओ। तो पहला आवश्यक वाली बात हो गई, दूसरा बेसिक वाली बात हो गई, तीसरा एसिडिक वाली बात हो गई। यहाँ पे ना 4th नंबर ले लेते हैं। 4th नंबर में हम बात करेंगे एरोमेटिक का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड का। एक हम बात करेंगे बेटा सल्फर वाला, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या बात करें भाई? पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया, एरोमेटिक भी हो गई। चलो, एरोमेटिक 3 है बेटा,
जो MFW का लास्ट के 2 अमीनो एसिड कौन कौन है? एक है फिनाइल एलानिन, F के बाद कौन है? W, और उसके बाद में T है बेटा। टी नहीं, Y बोल सकते हैं। Y, F से आता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन आता है। W से बनता है ट्रिप्टोफेन, W से क्या बनता है? ट्रिप्टोफेन। Y से बनता है बेटा टायरो, ठीक है, Y से बनता है टायरोसिन। टोटल 3 अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं, और सॉरी एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। सल्फर कंटेनिंग में 2 होते हैं बेटा, एक है मिथियोनिन और एक है बेटा सिस्टीन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे मिथियोनिन और सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं। इसमें 2 और चीजें ऐड कर सकते हैं, ये लिख लेते हैं बेटा। सबसे सिंपल सरल अमीनो एसिड कौन है? तो याद रखना ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है 128, ठीक है, 128 डाल्टन का होता है। लार्जेस्ट अमीनो एसिड 7th नंबर में लिखते हैं, लार्जेस्ट अमीनो एसिड कौन है बेटा? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब तो आपको पता है, ट्रिप्टोफेन है। तो ये आता है आपके लार्जेस्ट अमीनो एसिड में आता है। इतनी अदर कैटेगरी भी आपको याद रखनी है, पोलर, नॉन पोलर, चार्ज, अनचार्ज, ठीक है। अनचार्ज के बाद में एरोमेटिक कौन है, सल्फर कंटेनिंग किसके पास होता है, सिंपल कौन है, लार्जेस्ट कौन है। कुछ भी तरीके से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और घुमाया जा सकता है बेटा।